हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ मैथ्स की 12वीं क्लास के साथ। दोस्तों, कल कुछ इमरजेंसी की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, इसलिए आज संडे को भी मैं आपकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 11 क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जिसमें 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपनी 12वीं क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1 से 15 तारीख तक, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 15 सीरीज मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपनी 12वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिए। एसएससी जीडी एज वेल एज यूपी टेट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, बाकी ये 15 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूपी टेट के लिए भी जितना हो पाएगा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़ेंगे और जवाब देंगे। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो बोल रहा है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले सारे फार्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए। देखिए, आयताकार है, मतलब जो ये फिगर है वो आयत के बारे में बात कर रहा है। आयत का पेरीमीटर गिवन है 480 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 5:3। अब तुरंत इसको देखने में आपके दिमाग में आना चाहिए कि आयत का परिमाप होता कितना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 5 और 3, तो हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये लंबाई 5x है और चौड़ाई कितनी 3x। अब यहाँ पे देखिए, आप परिमाप आपको गिवन है 480, ये बराबर हो जाएगा 2, लंबाई हमारी है 5x और चौड़ाई है 3x। इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 8 दूना 16 और 16 से इसको काट दीजिए, 16 3 48 और ये 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। क्लियर, x की वैल्यू 30 आ गई तो यहाँ से लेंथ आपको मिल जाएगी। लेंथ मिल जाएगी आपको 5 × 30 यानी 150। क्लियर, और आपको इसकी चौड़ाई मिल जाएगी 3 × 30 यानी 90। क्लियर, लेंथ मिल गई आपको 150 और चौड़ाई मिल गई आपको 90। अब कह रहा है आपको क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी 150 और चौड़ाई है हमारी 90। गुणा कर दीजिए, 15 9 135 और 2 0 आपके सामने। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर, जो कि सेकंड ऑप्शन में गिवन है। क्लियर, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, बस फार्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए, चीजें दिमाग में बिल्कुल बैठनी चाहिए। परिमाप दिया था, परिमाप का रियल वैल्यू दिया था, बाकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया था। तो लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मान लेंगे और परिमाप से इसकी कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 30। x की वैल्यू जैसे ही 30 मिलेगी, लंबाई हो जाएगी 150 और चौड़ाई हो जाएगी 90। तो क्षेत्रफल केवल लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करना है। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है, तो हमेशा साधारण ब्याज को ही मानना है। ठीक है, जब तक चक्रवृद्धि ब्याज की बात ना की जाए, ना लिखा रहे, तब तक आप साधारण ब्याज ही मानेंगे। साधारण ब्याज में जब 2 बार गुना होता है तो उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई, T2/T1 बराबर N2 - 1/N1 - 1। ठीक, ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जब भी आपका धन 2 बार गुना में आएगा, गुने में बढ़ेगा और 2 टाइम गिवन होगा, तो आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। T2/T1 = N2 - 1/N1 - T2 क्या है, दूसरा वाला टाइम, T1 क्या है, पहला वाला टाइम, N1 क्या है, पहले समय में कितना गुना, और N2 क्या है, दूसरे समय में कितना गुना। क्लियर, अब देखिए 16 वर्षों में 2 गुना, तो ये हो गया हमारा T1 और ये हो गया N1। कह रहा है 8 वर्षों में कितना गुना, तो T2 दिया है 8 वर्ष और कितने गुना हो गए, यानी N2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, T2 की वैल्यू रख दीजिए आप 8, T1 की वैल्यू गिवन है 16, N2 की वैल्यू फाइंड करनी है और N1 दिया है 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 8 से 1 बार, 8 से 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। 1 बराबर 2N2 - 2 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 3 बराबर 2N2। तो N2 की वैल्यू निकल के आने वाली है 3/2 और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 गुना, और 1.5 गुना मुझे बी ऑप्शन में दिखा। ठीक,
तो 16 वर्षों में अगर धन 2 गुना हो जा रहा है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 8 वर्षों में हो जाएगा 1.5 गुना। क्लियर, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। T2/T1 = N2-1/N1-। क्लियर, जरूर ये सवाल एग्जाम में देखा जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखेंगे और फटाफट जवाब। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 156 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अगेन मेंसुरेशन का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डायगोनल के टर्म। ठीक, विकर्णों के लिए क्या होता है क्षेत्रफल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ पहला विकर्ण गुणा दूसरा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ d1 × d2। d1 है पहला विकर्ण और d2 है दूसरा विकर्ण। क्लियर, अब आपको क्षेत्रफल गिवन 156, हाफ d1 की वैल्यू दिया है 13 और d2 फाइंड करना है। ठीक है, काट दीजिए इसको, 13 × 13, 13 दूना 26 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 दूना 24। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 मीटर, और 24 मीटर आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, बहुत आसान सवाल है, बस फार्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। क्लियर, बस फार्मूला याद होगा तो चीजें बस एक लाइन में आने वाली है। क्लियर, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले सारे फार्मूले मेंसुरेशन के तैयार रहने चाहिए। क्लियर, चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सिंपलीफिकेशन का सवाल है, फटाफट देखेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, ये सब दिया गया है। अब आपको ये बात मैंने बताई है, ये क्या होता है, रेखा कोष्ठक। ठीक, और बॉड मास में सबसे पहले रेखा कोष्ठक का ही नंबर आता है। ठीक है, वी का मतलब होता है वेनाकुलम, वेनाकुलम का मतलब है रेखा कोष्ठक। अगर किसी भी सिंपलीफिकेशन के सवाल में ये नंबर पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले यही हल होगा। ठीक है, हल कर दीजिए इसको, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर, ये 2 और -3 के ऊपर लगा है तो 2 में से 3 गया -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 5। अब यहाँ से 3 में से मैं 5 घटाऊंगा तो आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 मुझे अंतिम ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन। क्लियर, 5 सेकंड का सवाल है, केवल चीजों को देखना है बस। 2 में से 3 गया -1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, 3 में से 5 गया -2, माइनस माइनस प्लस और 2 2 कितना हो जाएगा, 4, जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल जरूर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखा जाएगा। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दें कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। क्लियर, चलिए देखिए, रेशियो मेथड इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखिए 10% अगर पानी है कहीं पे तो उस मिश्रण में दूध कितना होगा, 90%। क्लियर, अगर 10% वाटर तो मिल्क कितना होगा, 90%, क्योंकि परसेंट के केस में टोटल कितना होता है, 100। तो यहाँ से रेशियो बना सकते हैं इसका, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:9। क्लियर, आगे कह रहा है कितना पानी और मिलाएं कि पानी की मात्रा 20 हो जाए। अगर पानी 20 हो जाएगा तो मिल्क कितना रह जाएगा, 80। तो अगर यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो आएगा 1 और 4। क्लियर, ये था वाटर और ये है मिल्क। ठीक, ये रेशियो निकल आया। अब आप देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मिलाएंगे या जो भी निकालेंगे उसकी मात्रा में तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसके पैरेलल जो बचेगा उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या मिला रहे हैं, वाटर। वाटर मिला रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई चीज मिलाओगे तो बढ़ेगा, यानी वाटर में तो बदलाव होगा, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ तो मिल्क की क्वांटिटी अलग अलग। क्लियर, तो इसको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। अगर इसको बराबर करना है तो नीचे वाले नंबर का ऊपर गुणा कर दीजिए और ऊपर वाले नंबर का नीचे गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जो भी गुणा होगा दोनों रेशियो में होगा, जिससे चीजें बैलेंस रहे। देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 और 4 9 36। यहाँ 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 और 9 4 36। ये है वाटर, ये है मिल्क। वाटर मिला रहे हैं तो देखिए वाटर बढ़ रहा है 4 से 9, बढ़ना भी चाहिए क्योंकि मिला रहे हैं। और उसके पैरेलल अगर आप देखें तो दूध की मात्रा सेम है। ठीक, इसी बात को ध्यान रखना है, जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे उसकी मात्रा में तो परिवर्तन होगा, बाकी उसके पैरेलल जो बचेगा उसकी मात्रा सेम होगी। अब ये जो ऊपर लिखा गया है 4 और 36, इसको बोलते हैं मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। ये है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा।
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। यानी मिश्रण में स्टार्टिंग में 4 अगर यूनिट पानी है और 36 यूनिट दूध है तो टोटल मिक्सचर कितने का है? 36 4 40 का। और यहाँ पर भी आपको 40 लीटर का ही मिश्रण दिया गया है, जो हमारे अनुसार है वही रियल वैल्यू भी है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 1, यानी जितना यूनिट है उतना ही रियल वैल्यू है। पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 4 से कितना कर दिया 9, तो पानी कितने यूनिट मिलाया, तो आप बोलोगे 5। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा भाई? 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? टेस्ट मेथड है ये इसका, रेशियो कॉन्सेप्ट। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे उसकी क्वांटिटी तो बदलेगी, उसके पैरेलल जो बचेगा उसको सेम कर देना है बस, ठीक। बाकी ऊपर जो बचेगा वो है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तुरंत कंपैरिजन करेंगे। निकाल रहे हैं अगर कोई चीज तो घटेगा और अगर मिला रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5 लीटर। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीय अनुपाती पूछा है, ठीक है। समानुपात पढ़ाते समय हमने आपको तृतीय अनुपात, मध्यानुपात और चतुर्थानुपात के बारे में बताया था। एक चीज बताई थी कि जब भी तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो जो दूसरे पोजीशन पे नंबर रहेगा उसको आप 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, ठीक। और उस स्थिति में ये जो अंतिम वाला नंबर है यही आपका क्या है? तृतीय अनुपाती बनेगा, ठीक है। जो 2 बार लिखा जाएगा वो सेकंड पोजीशन वाला नंबर होगा, तृतीय अनुपाती जब पूछा जाएगा तब। अब आपको पता है समानुपात के केस में बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा, तो बाहर का गुणा कर दीजिए और यहाँ भी अंदर अंदर का गुणा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस, और इधर वाली वैल्यू कितनी है? a माइनस बी इंटू a माइनस। अब ध्यान से देखें तो एक बार ये वैल्यू कट जाएगी, तो जो x की वैल्यू निकल के आने वाली है वो आएगी a माइनस बी बटा a प्लस बी। यानी इसका जो तृतीय अनुपात है वो कितना आ जाएगा? a माइनस बी बटा a प्लस बी, जो कि आपको चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? फटाफट से नोट करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती जब भी पूछा जाएगा जो सेकंड पोजीशन पे नंबर होगा उसे आपको 2 बार लिखना है। बाकी समानुपात के केस में बाहर बाहर का जो मल्टीप्लाई होता है वो अंदर अंदर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये बात आपको बताइए। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? फटाफट देखेंगे और तुरंत जवाब देंगे। देखिए शंकु की ऊंचाई डबल कर रहे हैं तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब ध्यान से देखिए, शंकु का आयतन होता कितना है? तो आप बोलोगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। केवल बदलाव कहाँ हो रहा है? ऊंचाई में। ऊंचाई को हम केवल डबल कर रहे हैं बस, ठीक। क्या कर रहे हैं? ऊंचाई को डबल कर रहे हैं, यानी इन सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फिक्स है। और जो चीज फिक्स होती है उसका प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर रेडियस की बात किया होता तो रेडियस में परिवर्तन होता, बाकी 1/3 और पाई तो पहले से ही फिक्स वैल्यू, तो रेडियस की भी बात नहीं किया। इसका मतलब है इस सवाल में रेडियस भी कांस्टेंट है, तो जो चीजें कांस्टेंट रहेंगी उसका प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी केवल प्रभाव किसका पड़ेगा? हाइट का, क्योंकि हाइट को हम लोग डबल कर रहे हैं। यानी पहले अगर हाइट h थी तो अब कितनी हो जाएगी? दोगुनी होगी तो 2h हो जाएगी। क्लियर है? अब कोई चीज अगर h से 2h हो गई तो वो बढ़ी कितनी? h। परसेंट में बताना है तो h बढ़ी है किस पे? पुराने वाले पे, और गुणा 100 कर देंगे, यानी इसका जो आयतन होगा वो कितने परसेंट बढ़ेगा भाई? 100% बढ़ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। केवल हाइट को डबल कर रहा है और आयतन होता कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, इनका कोई लेना देना प्रतिशत में नहीं, क्योंकि जो चीजें कांस्टेंट होती हैं, नहीं बदलती हैं, उनका प्रतिशत और रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल हाइट का प्रभाव पड़ेगा। हाइट h से 2h हो रही है, और एक बात और ध्यान रखिए, आप सीधे ही कोई चीज अगर डबल हो रही है तो हमेशा वो कितना इंक्रीज करेगी? 100%। कोई चीज अगर ट्रिपल हो रही है तो वो कितना इंक्रीज करेगी? 200%। ठीक है? यानी जितने गुना हो रही है उससे एक पीछे आएंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो उतने परसेंट का इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? ये सब बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, तो चीजों को केवल देख करके उत्तर आप निकाल सकते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने,
तीन कारों की चाल 2, 3, 4 के रेशियो में समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। क्लियर। अब देखिए समान दूरी कह रहा है, यानी दूरी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। दूरी क्या है, स्थिर, निश्चित है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी दूरी निश्चित होगी तो हमेशा स्पीड जो होगा वो टाइम का रिवर्स होगा। क्लियर है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर इस दूरी को निश्चित कर दिया जाएगा, कांस्टेंट कर दिया जाएगा, तो हमेशा जो चाल होगा वो टाइम का रिवर्स होगा, यानी उल्टा होगा। क्लियर। अब देखिए आपको चाल का अनुपात दिया है 2, 3, 4। ठीक, हमसे पूछ रहा है टाइम का रेशियो। हमें पता है ये जो इसका उल्टा अनुपात होगा वही उत्तर होगा, और उल्टा अनुपात को क्या बोलते हैं, विलोम अनुपात। ठीक, विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया। इसका विलोम अनुपात निकालना है, उसको छोड़ करके बाकी सबको गुणा, तो 4 तियां 12। दूसरे पोजीशन का चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 दूना 8। तीसरे पोजीशन का चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, 3 दूना 6। यही आपका रेशियो हो जाएगा। और ये 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। तो लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:4:3, जो कि चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। बस ये पता होना चाहिए कि निश्चित दूरी यानी कांस्टेंट डिस्टेंस जब होगा तो उस केस में स्पीड जो होगा वो स्पीड जो होगा वो टाइम का क्या होगा, रिवर्स होगा, उल्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पे रिवर्स रेशियो निकाल देना है बस। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने परसेंटेज का सवाल है, फटाफट बताएंगे। x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30%। तो कह रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, खत्म हो जाएगा। ये 0 है, ये 0 है, खत्म हो जाएगा। क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x, क्योंकि का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। 5x और 3x का अंतर 2x, 3y और 5y को जोड़ देंगे क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/1 आ जाएगा। क्लियर, यानी रेशियो में जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू। तो x का मान 4 तो y का मान 1। अब कह रहा है y x का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज मैंने आपको बताई, जिसके साथ से या का लगा होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी। अब वहां देख के आप बताइए का किसके साथ लगा है, तो का किसके साथ लगा है, x के साथ, यानी x की वैल्यू आएगी नीचे, बाकी बचा नंबर ऊपर, और गुणा कर देंगे 100, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, 25% निकल के आएगी। और 25% मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा होगा वो वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर में आएगी, बाकी बचा नंबर ऊपर और इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना। क्लियर, ये सब बातें बिल्कुल सेट होनी चाहिए दिमाग में, इससे टाइम बिल्कुल भी आपको ना लगे परीक्षा। क्लियर, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, फटाफट जवाब देंगे। m+n और m-n का रेशियो गिवन है 4:1। तो आपको कह रहा है m² + n² और m² - n² की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग तभी बता पाएंगे जब मुझे अलग अलग m की वैल्यू और n की वैल्यू पता चले। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगी वैल्यू। ये है m+n अपॉन m-n, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, और एक इसके बराबर है 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m - 4m, m और 4m का अंतर -3m, ये प्लस n उधर जाएगा तो जुड़ेगा तो -5m, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m और n का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5:3। क्लियर, यानी m की वैल्यू 5 होगी रेशियो में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब वहां पे स्क्वायर में बताना है, फटाफट इसका स्क्वायर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा m² + n²। m की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। यही चीज नीचे भी है लेकिन माइनस में है, तो 25 - 9, 25 9 जोड़ देंगे 34, और 25 में से 9 गया 16, 2 से कट रहा है 17 बार, 2 से कट रहा है 8 बार, तो आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17:8, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, तो m² + n² और m² - n² का जो रेशियो होगा वो कितना जाएगा, 17:8। क्लियर, यहाँ से सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां पर पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है, इससे तुरंत उत्तर पर पहुंचा जाएगा। ठीक है, बस इसका स्टेटमेंट दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या क्या है। देखिए पढ़ेंगे ध्यान से। A 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिंदु X से Y के लिए प्रस्थान करता है।
तथा B एक निश्चित चाल से Y से X के लिए चलना शुरू करता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद A 2 घंटे के बाद बिंदु Y पर पहुंचता है, जबकि Y को बिंदु X पर पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। तो B की चाल बतानी है। ठीक है, पहले दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, मिलते हैं, फिर आगे उसको जहां जाना है और इसको जहां जाना है उन दोनों के टाइम दिए रहेंगे आपको कि इतना इतना टाइम लगता है मिलने के बाद पहुंचने में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो ट्रिक यूज होगा वो यूज होगा S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। बिल्कुल फिक्स टाइप का सवाल है, रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, ये याद रखना है। S जो होता है वो T का हमेशा उल्टा होता है, तो S1/S2 बराबर √T2/T1 कर देना। S1 है पहली चाल आपको गिवन है 40, दूसरी चाल निकालनी है। T2 क्या है दूसरा टाइम और T1 है पहला टाइम। दूसरा टाइम है 3 घंटे, पहला है 2, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2। अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600, यहाँ S2 स्क्वायर, यहाँ 3/2। तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, तो S2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3200/3। तो S2 आएगा आपका अंडर रूट में 3200/3। और 3200 का मतलब क्या है, दिख रहा है 3200 का मतलब क्या है 32 गुणा 100/3 कर देंगे, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 10। यहाँ पे आइए कर देते हैं। S2 आ रहा था अंडर रूट 3200/3, 32 को अलग कर लीजिए 100 को अलग, तो 100 का आ जाएगा वर्गमूल 10। और 32 का मतलब क्या होता है 32 का मतलब होता है 5 बार 2 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से पेयर बनेगा, यहाँ से पेयर बनेगा, तो 4 और बाहर आएगा, और अंडर रूट 2 अंदर, नीचे अंडर रूट 3, तो 10 चौक 40, और अंदर ऊपर अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 3। तो जो B की गति है वो आएगी 40 अंडर रूट 2/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। S1 क्या है पहली स्पीड है, S2 क्या है दूसरी स्पीड है, T2 क्या है दूसरा टाइम है, और T1 क्या है पहला टाइम है। केवल रखकर सॉल्व कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा 40 अंडर रूट 2/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इस सवाल को जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। यदि P एक प्राकृतिक संख्या है तो P और P+1 का मासा बताइए। ठीक है, कोई भी नंबर आप लेकर के सवाल जो है रख सकते हैं। P को कुछ भी रखेंगे तो अगला नंबर उसके आगे बढ़ेगा। अगर ये 5 होगा तो ये 5 1 6 होगा। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो उनका मासा हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा सहभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो उसका जो HCF होगा वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। क्लियर है, तो अगर P और P+1 दो नंबर हैं तो अगर P कुछ भी रख देंगे तो अगला नंबर उसके आगे बढ़ेगा। अगर 3 रखेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा 4, और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो उसकी जो HCF हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर बात, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, फटाफट से नोट करेंगे। दो ऐसे नंबर जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो हमेशा उनका HCF कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा, तो उनकी आयु में कितने का अंतर। क्लियर, इस सवाल को आप बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो रेशियो कॉन्सेप्ट होता है वो बेस्ट है। रेशियो कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं आपको। देखिए पहले कितना था 8:11, बाद में कितना हो जाता है 13 और 16। क्लियर, एक तरफ है सचिन और एक तरफ है राहुल। हमेशा ध्यान रखिए दोनों के बीच का गैप देखते हैं, तो 11 और 8 के बीच का गैप कितना है 3, और यहाँ पे 16 और 13 के बीच का गैप कितना है 3। ठीक, किस्मत आपकी अच्छी है, पहले से ही गैप क्या है मेंटेन। अगर गैप मेंटेन ना होता तो एक स्टेप और बढ़ना होता, हमें गैप को मेंटेन करना पड़ता। ठीक है, गैप बराबर होना चाहिए, तो आप किसी एक को ले लो। तो अगर ये 8 से 13 हो गया तो यूनिट में कितना बढ़ा 5। चाहे इसको आप देख लीजिए 11 से 16 है तो यूनिट में कितना बढ़ा 5। यहाँ पे यूनिट पे बढ़ा 5, और यहाँ कितने वर्ष की बात कर रहा है 10 वर्ष की बात, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कह रहा हूं उनकी आयु में कितने का अंतर है, ये 11 है ये 8 है, तो अंतर कितने का था 3 का, और 1 यूनिट अगर 2 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो उनकी आयु में कितने का अंतर, तो उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है। सीधे निकल के आएगा ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर। अगर आप x का सहारा लेंगे तो वो वहां से भी उत्तर निकलेगा, लेकिन वहां आपको ज्यादा समय लगने वाला।
क्लियर? ये 8 से 11 हो रहा था, 3 का गए, ये 16 से 13 हो रहा था, 3 का गए। अब किसी एक को पकड़ लीजिए, 8 से कोई चीज 13 हो रही है तो वो कितना बढ़ रही है हमारे अकॉर्डिंग यूनिट में 5, और 5 की वैल्यू दी गई है 10 वर्ष के बाद, यानी 10 वर्ष दिया तो 1 यूनिट अगर 2 आ जाएगा तो दोनों के बीच 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 3 दूना 6 के बराबर। क्लियर? तो उनकी आयु में कितने का अंतर है? 6 वर्षों का अंतर है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 16,250 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज बताना है। क्लियर? 73 दिन का साधारण ब्याज बताना है। फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए। यहां तक दिख रहा है? क्या बताना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है आपको पता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है? 16,250 रुपए। रेट कितना गिवन है? 8%। यहाँ टाइम देखिए आपको 73 दिन दिया है, जबकि रेट कितना दिया है? 8% वार्षिक। वार्षिक का मतलब है पूरे 12 महीने पर लग रहा है, यानी पूरे 365 दिन पर लग रहा है। वार्षिक का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष कहिए या 12 महीने कहिए या फिर बोलिए 365 दिन, क्योंकि दिन का सवाल है तो दिन में ले जाएंगे। यानी जो ब्याज दे रहा है वो पूरे 365 दिन का दे रहा है, लेकिन हमें केवल लेना कितना है? 73 दिन का। तो 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग करते हैं। क्लियर? 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो जब दिन से वर्ष में आना है तो आपको 365 का भाग करना है। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर महीने से आपको वर्ष में आना है तो 12 का भाग देना है। क्लियर? तो 365 से भाग कर दिया और नीचे 100 तो आता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर 73 से 5 बार कटता है 365, ये बिल्कुल रट के रखिए। 0 0 कट जाएगा और काट दीजिए इसको 5 से। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और हो जाएगा 5 से 5 बार 25। क्लियर? 5 दूना 10 और काटिए, 5 छक 30, 5 पचम 25 और 2 चौको 8 और 65 चौका केवल गुणा करना है। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 2 26, 260 रुपए ब्याज निकल के आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। 73 दिन का साधारण ब्याज चाहिए। 73 दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। 1 वर्ष में 365 दिन, तो 73 दिन का मतलब है वर्ष में कितना? 73 बटा 365 और सॉल्व कर देना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? केवल कैलकुलेशन है इसके बाद बस। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कह रहा है वैसा लिख दीजिए बस। 24 का क्रय मूल्य, 24 का सीपी किसके बराबर है? 15 के एसपी। यहाँ गलती से भी 24 के साथ सीपी लगा है तो सीपी को 24 मत मान लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो तुरंत उत्तर आपका उल्टा आ जाएगा। 24 का सीपी किसके बराबर है? 15 के एसपी के बराबर है। अब निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, कट रहा है तो काट दीजिए। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो नंबर हमेशा इंटरचेंज हो जाता है। ये 8 है तो 8 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, बाकी 5 ऊपर। क्लियर? 5 में खरीद रहे हैं, 8 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। अब बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो नंबर में जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर रखना है, सीपी को हमेशा रखना है नीचे और कर देना है 100 से गुणा। 5 से कटेगा 20 बार और 20 दिया 60, यानी 60% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 60% का प्रॉफिट। फटाफट से नोट करेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट देखेंगे और फटाफट जवाब। एक गांव में 60% पुरुष है, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित है। गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या यदि 336 है तो गांव की आबादी बतानी है। क्लियर? फटाफट जवाब दीजिए। गांव में 60% पुरुष है। परसेंट का सवाल कभी भी आएगा तो 100 से डील करना। मैं मान ले रहा हूं कि हमारे अकॉर्डिंग गांव की जो आबादी है वो कितनी है? 100। अब इसमें 60% मेल, अगर 60% मेल है, पुरुष है, तो फीमेल कितनी होंगी? 40। ठीक, 60% अगर मेल है तो 40% फीमेल हो जाएंगे। अब कह रहा है 80% महिलाएं इसमें शिक्षित है। महिलाएं हैं कितनी हमारे अकॉर्डिंग? 40। 40 का 80% एजुकेटेड है यानी शिक्षित है, तो 40 का 80% निकालिए। 40 गुणा 80 बटा 100,
यानी 40 में से शिक्षित कितने लोग हैं? 32। 40 का 80% कितना आ गया? 32। यानी 32 लोग हमारे अकॉर्डिंग इसमें शिक्षित हैं। अब कह रहा है गांव में यदि अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है। अब हमारे अनुसार 40 टोटल महिलाएं थी, जिसमें से 32 महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं, तो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अशिक्षित हैं? तो आप कहेंगे 8। ठीक, टोटल कितनी थी? 40, 32 तो एजुकेटेड है और इसका मतलब 8 जो है वो नॉन एजुकेटेड है। ठीक है, अनएजुकेटेड है, यानी 8 अशिक्षित है। और 8 की वैल्यू कितनी दी है? 336। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 8 चौक 32, 8 दूना 16, 42। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 42। आबादी बतानी है, आबादी हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 100। अगर 1 यूनिट 42 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200। यानी गांव की आबादी कितनी? 4200। 4200 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम लोग टिक कर देंगे नन ऑफ दिस। क्लियर? तो गांव की आबादी कितनी है? 4200। आई होप क्लियर होगा। परसेंटेज का कोई भी सवाल आएगा तो हमेशा 100 से इसको डील करना है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? चलो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के साथ। रोहित एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उस काम को 3 सही 3/7 घंटे में करता है। तो रोहित के पिता अकेले उस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे? क्लियर? चलो देखिए, रोहित एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। रोहित कितने घंटे में कर रहा है? 8। और रोहित अपने पापा के साथ उस काम को कितने समय में कर रहा है? 7 × 21, 21 3, 24/7 घंटे। इसका क्या लेना पड़ेगा हमको? एलसीएम। एलसीएम लेना है, मतलब 8 और 24/7 का एलसीएम लेना है। तो हम इसको मान ले रहे हैं 8 को 8/1। अब हम लेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना है तो ऊपर वाले नंबर का तो लेंगे एलसीएम और नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। तो 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो फाइनली जो मेरा एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है? 24। ठीक, यानी टोटल वर्क कितना है? 24। 8 दिन में पूरा काम, तो 1 दिन में 3 काम। यहाँ पर इसको इससे भाग देंगे तो भाग दीजिए आप। 24 को 24/7 से भाग करेंगे तो बटे का बटा है तो नंबर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 24 24 कटेगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 7। क्लियर? यानी जो रोहित है वो 1 दिन में 3 काम करता है और रोहित जब अपने पापा के साथ मिलकर काम करता है तो 1 दिन में कितना काम होता है? 7 काम। क्लियर? यानी रोहित और उसके पापा 1 दिन में मिलकर 7 काम करते हैं। इसमें से रोहित की क्षमता कितनी है? 3। तो यहाँ से उसके पापा की क्षमता निकल के कितनी आएगी? 7 में से 3 गया 4। यानी अगर उसके पापा अकेले काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा? 4। कह रहा है अगर अकेले करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पूरा काम कितना करना है भाई? 24। और 1 दिन में उसके पापा 4 काम करते हैं तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 घंटे लगेंगे। और 6 घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? रोहित और रोहित के पापा 1 दिन में 7 काम करते हैं, इसमें से 3 काम रोहित ने किया है। इट मीन्स उसके पापा ने 4 काम किया। यानी उसके पापा 1 घंटे में 4 काम करते हैं तो 24 काम करने में कितने घंटे लगेंगे? तो 6 घंटे लगेंगे और काम उसका खत्म हो जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी जाएगी तो आपको उसका एलसीएम निकालना है। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते समय ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का तो लेते हैं एलसीएम और डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएम। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ये जो अभी बात हो रही थी यही सवाल सीधे आ गया आपका। फ्रैक्शन का एचसीएफ बताना। वहां पे हमने आपको एलसीएम बताया था, इसमें आपको क्या बताना है? मासा यानी एचसीएफ। मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एचसीएफ बताना है यहाँ पे। जैसे अभी बताया कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ। लेकिन अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का लेना है एचसीएफ और नीचे का लेना है एलसीएफ। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल में ऊपर का तो लेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। ऊपर का लीजिए आप एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जो सब में होता है, जो सब में कॉमन होता है, वही एचसीएफ है। आप देखिए इसको 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 3 बार 2। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5। और 32 को क्या लिख सकता हूँ? 5 बार 2। क्लियर? एचसीएफ निकालते समय जो पार्ट कॉमन होगा वही लेना है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो 1 2 ऐसा है जो सब में दिख रहा है। क्लियर? तो ऊपर का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 2। ऐसा नंबर देखना है जो सब में, तो केवल 2 ऐसा है, केवल 1 2 ऐसा है जो सब में, तो वो आ जाएगा ऊपर। इन सब का लेना है एलसीएम।
अब एलसीएम अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब 3 के मल्टीपल है, ये सब 3 के मल्टीपल है। अगर एक ही नंबर का मल्टीपल का एलसीएम लेना है तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 81। तो इसका जो एचसीएफ फाइनली आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2/81, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ लेना है फ्रैक्शन का तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम लेते समय ध्यान रखिएगा, अगर एक ही नंबर के मल्टीपल आपको कई बार दिखें, एक ही पहाड़े में आने वाले नंबर दिखें, तो उस पहाड़े में जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम लेते समय ये ध्यान से देखें तो सब 3 के मल्टीपल है, तो 81 सबसे बड़ा है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट 81 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो एचसीएफ आने वाला है वो 2/81। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक वस्तु को 11% की हानि पर 178 में बेचा जाता है। 11% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? 2 बार जहां भी बेचेगा, कई बार बता चुका हूं, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। SP1/100 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू SP2/100 प्लस माइनस। ठीक, जहां भी 2 बार बेचा जाएगा तुरंत इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देना है। 178 में बेच रहे हैं तो 11% की हानि, 11 घटा देंगे यहाँ से तो कितना आएगा? 89। कह रहा है कि 11% का लाभ चाहिए तो 100 में 11 जोड़ दो, 111। कह रहा है कितने में बेचा जाए तो SP2 निकालना। क्लियर है? इसको फटाफट काटना होगा। 89 किसी नंबर से कटेगा, 89 का डबल होता है डायरेक्ट 178, और 111 का 2 गुना कितना होता है भाई? 222, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 89 का डबल होता है 178, और तिरछा गुणा कर देंगे 111 में 2 का, 222 आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना इस सवाल को। चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति ABC एक साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वो क्रमशः 30,000, 24,000 और 42,000 का निवेश करते हैं। 4 माह बाद B 6,000 निकाल लेता है और C 10,000 निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 11,520 का लाभ हुआ है तो उसमें कह रहा है B का हिस्सा कितना है। क्लियर? B का हिस्सा बताना है। पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप के केस में हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ तक दिख रहा है सवाल? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। जितना पैसा लगाओगे, जितने समय के लिए लगाओगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लाभ यानी प्रॉफिट के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तीनों ने कितना कितना पैसा लगाया। पहले तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिए। एक ने लगाए हैं 30,000 रुपए, एक ने लगाए हैं 24,000 रुपए, और एक ने लगाए हैं 42,000 रुपए। क्लियर है? इनके वैल्यू को ध्यान से देखें तो 3 जीरो सब में आ रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, और 3 से कट रहा है तो 3 से काट देते हैं। 3 से 10 बार, 3 से 8 बार, और 3 से 14 बार, और 2 से अभी फिर से कट रहा है तो 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 7 बार। क्लियर है? तो ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:4:7। ठीक है, अब निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दी गई है, ये 6,000 निकाल लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6,000 निकाला, यहाँ 10,000 निकाला है, तो आपको वैल्यू को रियल में ही रखना पड़ेगा। इसको आप रेशियो मत बनाइए, क्योंकि 5 में से आप 6,000 अभी निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो जो 30,000 था उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ए ने कितना लगाया है? 30,000 रुपए। बी ने कितना लगाया है? 24,000 रुपए, और सी ने कितना लगाया है? 42,000। क्लियर? अब इसको हम लोग रेशियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी आगे 6,000 निकालना है। ठीक है, तो इसको सेम ऐसे ही रहने देना है। अगर वो 6,000 ना निकालता, बटे में निकालता या गुने में निकालता, तो हम लोग उसको रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। देखिए, 4 माह बाद B 6,000 तथा C 10,000 निकालता है वर्ष के अंत में, यानी पूरा बिजनेस वर्ष यानी 1 महीने तक चला है, और A के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी पूरा A जो है 30,000 रुपए लगाएगा पूरे 12 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। 30,000 लगाया है पूरे 12 महीने के लिए। क्लियर? बी क्या करता है? पहले 4 महीने तक तो 24,000 लगाता है, और 4 माह बाद 6,000 निकाल लेता है। तो 6,000 निकाल लोगे तो बचेगा कितना? आप 18,000, और 4 महीने तक लग गया है, अब बचा कितना? केवल 8 महीने। क्लियर? 24,000 रुपए तो 4 महीने के लिए लगाएगा, उसके बाद 6,000 निकाल लिया तो बचा कितना? 18,000, और 4 महीने यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब 12 महीने तक बिजनेस चला था, तो अब कितने महीने बचे? 8। क्लियर? सी कितना पैसा लगाया है? 42,000। पूरे 4 महीने तो पहले लगाता है, फिर 4 महीने बाद 10,000 निकाल लेता है, तो 10,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 32,000। कितने महीने के लिए? 8।
क्लियर, यही इनका प्रॉफिट है। अब फटाफट से देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू कट है उसको हम लोग काट सकते हैं। पहले गुणा कर लीजिए, 12 36, 3,60,000 ये हो गया। इसको देखिए 24 चौको 96 और 18 8 144, 1,44,000 में 96 जोड़ दी, 6 4 10, 9 4 13 1 14 और 1 1 2, 240 ये हुआ और आगे 3 जीरो थे तो 2,40,000 ये हो जाएगा। 42 गुणा 4 करना है, 32 गुणा 8 करना है। 42 गुणा 4 होता है 168 यानी 1,68,000 और यहाँ 32 गुणा 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 0 0 0 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 2 1 3 1 4, 4,24,000 ये हो जाएगा। क्लियर, ये प्रॉफिट का रेशियो है। 3 जीरो हर जगह दिख रहा है तो इसको काट सकते हैं हम लोग। बाकी सारी चीजें ध्यान से देखिए, पूरा जो लाभ है वो कितना है 11,520। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए सीधे, ये 360 है, ये 240 है और ये 424 है। 300 200 500 500 4 900, 960 और 40 1000 हो गया और ये हो गया 1024। ठीक है, 1024 की वैल्यू हमको दी गई है 11,520। ये टोटल प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू है 11,520। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए फटाफट। अगर मैं इसको काट दूं तो 1024 से करना ना 1024 हो जाएगा और 1152 में से 1024 घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ बचेगा 128 और ये जीरो आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 1280। कट नहीं रही है वैल्यू, इसको यहीं पे काट दीजिए आप, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 9 36 0, 4 6 24 0 60 और 4 से काटिए एक बार 0, 4 6 24। ठीक, 106 आ जाएगा। और कट रहा है तो और काट दीजिए, 2 से कट रहा है 45 बार, 2 से कट रहा है 30 बार और 2 से कट रहा है 53 बार। क्लियर, आप जोड़ेंगे अगर आप तो देखिए 45 30 कितना हो जाएगा 85 और 85 में आप 53 जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 5 13, 138 की वैल्यू दी गई है आपको 11,520। ठीक, आप निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू फटाफट काट के। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के ये आपका जो है होमवर्क हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको आप अपने से करिएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और कह रहा लाभ बी का हिस्सा बताइए और बी का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग कितना है 30। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 30 से गुणा कर देंगे तो बी का हिस्सा आपको निकल जाएगा। क्लियर, ये आपका काम है, आप इस आंसर को निकाल करके और कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर कितना आ जाएगा। क्लियर, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, जितना पैसा लगाओगे जितने समय के लिए लगाओगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। देखिए, 4 आदमी और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में करते हैं। 3 आदमी और 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 महिलाएं एक साथ काम को कितने दिनों में करें? चलिए, 4 आदमी और 6 महिलाएं, 4 आदमी और 6 महिलाएं यानी 4 मेल और 6 फीमेल इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8। जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं उसे कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि अगर 20 फीमेल अकेले काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट? क्लियर, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में पूरी जानकारी है, तो इसको सॉल्व करके पहले मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। क्लियर, काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 से मल्टीप्लाई करिए अंदर, 4 चौक 16, 4 छंग 24, यहाँ 5 से गुणा करिए, 5 3 15 और 5 7 35 यम, 16 और 15 का अंतर यम और 35 और 24 का अंतर 11, यानी एक मेल की क्षमता और एक फीमेल की क्षमता में 11:1 का रेशियो है। क्लियर है, चलिए अब इसी का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, ये तो रहेगा ही क्वेश्चन में क्योंकि ये तो बताना ही है। इसके साथ चाहे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए चाहे इसको कनेक्ट कर दीजिए, दोनों में से कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चलो ये वाला कर देते हैं, ये वाला। अब देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, 3 मेल 7 फीमेल कितने दिन में कर रही थी? 10 दिन में। तो अगर 20 फीमेल अकेले करे तो काम कितने दिनों में होगा? ये सवाल बनेगा। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी थी तो इससे मेल और फीमेल का रेशियो आएगा। अब इसके साथ चाहे इसको कनेक्ट कर दीजिए और चाहे इसको लेकर के कनेक्ट कर दीजिए, किसी एक को लेकर के, और ये वाला कनेक्ट करेंगे तो उत्तर निकल कर आएगा। एक बात यहाँ पर और देखने वाली है कि फीमेल से काम कराना है क्योंकि यहाँ पर मेल तो है नहीं, यानी केवल 20 फीमेल को काम कराना है, यानी पूरा इक्वेशन आपको किसमें बता। चलिए देखिए, यहाँ से m = आ रहा है 11f, m और f की क्षमता में कितने का रेशियो आ गया? 11:1। क्लियर, अब इधर कह रहा था कि 20 फीमेल अकेले कितने दिन में करेंगे, मैंने आपको बताया कि वो तो रहेगा ही क्योंकि उसके बारे में पूछा है।
अब इसमें चाहे इसको आप कनेक्ट कर दीजिए चाहे इसको कनेक्ट कर दीजिए, दोनों में से एक को कनेक्ट करिए, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हमने इसको किया है 3 मेल 7 फीमेल अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 फीमेल कितने दिन में करें। अब यहाँ फीमेल का पूछा है तो सारा का सारा इक्वेशन फीमेल में ही होना चाहिए। तो यहाँ से यम की जगह पे हम लोग 11 एफ रख सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ यम दिखेगा वहाँ वहाँ 11 एफ रख सकते हैं। तो 3 यम है तो 3 गुणा 11 कितना एफ हो जाएगा 33 एफ, ये प्लस 7 एफ, और ये 10 दिन में कर रहे थे तो कह रहा है कि 20 फीमेल कितने दिन में करेंगे। 35 7 40, तो 40 गुणा 10 बराबर करना है आपको 20 गुणा 3, 20 दूना 40, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। तो 20 दिन आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको डी ऑप्शन में दिखा है। क्लियर? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल भी नोट करके रखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में रिपीट होगा। क्लियर है? 3 चीजें जब आपको एक साथ दी जाएंगी तो 2 के बारे में हमेशा पूरी जानकारी होगी, तो वहां से इफिशियंसी का रेशियो निकालना, और तीसरे वाले के साथ किसी एक को कनेक्ट कर देना है तो उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए, नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 40% है। किसी हौज को भरने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। आपको बताया गया है कि जो इफिशियंसी होता है वो टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, बी की क्षमता का 40% है ए की क्षमता, तो अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की क्षमता इसका 40% है, यानी केवल कितना 40, तो 100 का 40% 40। ज्यादा कम कहा होता तो जोड़ते घटाते, केवल 40% कह रहा है इसलिए केवल 40। रेशियो निकाल लीजिए, 20 पंचे 100 और 20 दूना 40। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। मुझे बताना है टाइम का रेशियो। अभी मैंने बताया इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2:5, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख। क्लियर? क्षमता हमेशा समय का क्या होगा, उल्टा होगा, रिवर्स होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर बात? चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। एलसीएम का सवाल है, रिपीट होता है हर बार एग्जाम में। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों एक साथ अगर 11 बजे बजना प्रारंभ होती तो कितने बजे यानी कितने समय में वो फिर एक साथ बजेगी। ठीक है, एक बार आपसे पूछ सकता है टाइम कितने समय में पुनः एक साथ बजेगी, और एक पूछ सकता है टाइमिंग कि कितने बजे एक साथ बजेंगी। यहाँ पे आपको टाइमिंग पूछा है, तो हमेशा इनका जो जितने सेकंड पे बज रहे हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालिए। 4 का मतलब है 2 गुणा 2, 6 का मतलब है 2 गुणा 3, 8 का मतलब है 3 बार 2, और 14 का मतलब है 2 गुणा 7। एलसीएम निकालते समय किसी एक नंबर को आप पकड़ेंगे और उस नंबर में जो सबसे ज्यादा बार जो जहां आया है उसी को ले लेना। अगर आप 2 पकड़े तो 2 सबसे ज्यादा कहां पर आया है, 3 बार आया है, तो 3 बार 2 आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 एक बार आया है और एक बार आया है 7, तो यही इसका एलसीएम है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 सत्ते होता है 168। तो यानी अगर पूछा जाए कितने सेकंड के बाद वो फिर एक साथ बजेंगी, तो आप कहेंगे 168 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। अब 168 में क्या क्या है भाई, 168 में है हमारा 2 मिनट और 48 सेकंड। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 120 सेकंड ये हो गया, और मिनट हो गया तो 2 मिनट बन जाएगा, और 48 सेकंड। यानी अगर टाइम पूछा होता तो टाइम मैं बताता कि 168 सेकंड या 2 मिनट 48 सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। लेकिन टाइमिंग पूछी है कि कितने बजे बजेंगे, तो जितने बजे एक साथ बजे थे तो बजा था कितने बजे, 12 बजे। अब इसमें 2 मिनट 48 सेकंड और जोड़ देना है आपको। 2 मिनट 48 सेकंड जब जोड़ेंगे तो बच जाएगा ये 12:02 मिनट और 48 सेकंड। ठीक, 12 में 2 जोड़कर 14 मत कर दीजिएगा, ये 12 घंटे का है, जबकि इसमें जोड़ना कितना है, मिनट और सेकंड। तो 12 बजे में 2 मिनट और 48 सेकंड जोड़ेंगे तो 12:02 मिनट 48 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? सबका एलसीएम निकाल लेना है, और सेकंड में उत्तर आ रहा है तो उसको मिनट में बदल देंगे, तो आपका उत्तर यहाँ से 12:02 मिनट 48 सेकंड हो जाए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, इसको जरूर आप नोट करके रखें। क्लियर? पढ़ेंगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप ये वाला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखिए और जवाब दीजिए। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 6 मिनट 7 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप प्रत्येक 1-1 मिनट के लिए खोले जाते हैं बारी बारी से, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? आसान सवाल है ये भी। देखिए, ए भर रहा है 6, बी भर रहा है 7। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 42। 6 सत्ते 42 और 7 छंग 42। क्लियर? दोनों भर रहे हैं और प्रत्येक 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाएगा। किसी का नाम पहले नहीं दिया, तो जिसका नाम पहले आए पहले वही आएगा। ए आएगा पहले और बी आएगा फिर बाद में। क्लियर?
ए आएगा पहले मिनट में तो 7 लीटर भरेगा, बी आएगा दूसरे मिनट में तो 6 लीटर भरेगा। तो फाइनली 2 मिनट में टंकी में पानी गया कितना, 7 6 13, कितना गया 13, मुझे भरना है 42, तो 13 को 42 के आसपास ले जाएंगे तो आप कहेंगे 13 तिया 39, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार गुणा करेंगे तो 6 मिनट में टंकी में कितना पानी चला गया है, 39 लीटर, बचा कितना 3 लीटर, टोटल कितना जाना था 42, 39 गया तो बचा कितना भाई 3 लीटर, 3 लीटर और जाना है। अब 3 लीटर कौन ले जाएगा, जो स्टार्ट करेगा एक मिनट में 7 लीटर भर सकता है, यानी अगर पूरा 7 लीटर भरना होता तो 1 मिनट लगता, लेकिन 3 ही लीटर भरना है तो टाइम कितना लगेगा भाई 3/7, तो टोटल टाइम कितना लगा 6 मिनट यहाँ लगा था और 3/7 और लगा, तो टोटल कितने मिनट लगेंगे भाई 6 सही 3/7, और 6 सही 3/7 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी भाई 6 सही 3/7 मिनट में भर जाएगी। क्लियर, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ये सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत बेसिक सवाल, तो इसको भी आप देख लीजिए। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो सिर्फ एक टेल आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक, प्रोबेबिलिटी होता कि क्या होता है, ऊपर रखते हैं फेवरेबल कंडीशन, यानी क्या हो सकता है, और नीचे रखना है आपको टोटल कंडीशन। ऊपर रखनी है संभावनाएं कि क्या क्या संभव हो सकता है, और नीचे रखना है कुल, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर मैं 2 सिक्के को उछालूंगा तो सिक्के के केस में हमेशा वैल्यू 2 की पावर n में बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। एक सिक्के को उछालोगे तो 2 की पावर 1 बनेगा टोटल, 2 सिक्के को उछालोगे तो 2 की पावर 2 बनेगा टोटल, जो है आपकी स्थितियां बनेगी, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो 2 की पावर 3, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 2 सिक्कों को उछाला है तो नीचे क्या बनेगा टोटल कंडीशन 2 की पावर 2, ये फिक्स हो गया। अब कह रहा है मुझे सिर्फ एक टेल चाहिए, सिर्फ एक टेल। अब जब सिक्के को उछालते हैं तो 2 कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखिए 2 सिक्के को उछालोगे तो आपको केवल एक टेल चाहिए। एक टेल कैसे आ सकता है, देखिए हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक सिक्के पर हेड आए और एक पर टेल आए, हो सकता है पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए, और हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए। क्लियर, यही 4 कंडीशन हो सकती है। क्या और कुछ हो सकता है, नहीं, और कुछ संभव नहीं। हमें केवल सिर्फ एक टेल चाहिए, सिर्फ एक टेल इसमें मिल रहा है और एक इसमें मिल रहा है, तो यानी कितनी फेवरेबल कंडीशन है हमारी 2, तो यानी 2 ऊपर रख देना और नीचे है 4, जो आपको वैल्यू निकल के आने वाली है प्रोबेबिलिटी की, वो निकल के आने वाली है 1/2। क्लियर, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि कम एक आपको टेल मिले, वो हो जाएगी 1/2। यहीं पर अगर कह देता कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो कम से कम में ये भी आ जाता, ये भी आ जाता और ये भी आ जाता, तो फिर प्रोबेबिलिटी होती 3/4। क्लियर, लेकिन यहाँ कम से कम नहीं कहा है, यहाँ केवल और केवल कहा है कि मुझे एक ही टेल चाहिए, यानी ये फिक्स कंडीशन है, तो एक टेल या तो इसमें आएगा, एक टेल या तो इसमें आएगा। तो ऐसी केवल कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन। तो ऊपर फेवरेबल कंडीशन रखनी होती है, नीचे टोटल कंडीशन, तो 2/4 को हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्रायिकता आ जाएगी। क्लियर है, इस सवाल को भी नोट करके रखिएगा, ये सवाल भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए नया है। क्लियर, तो ये रहे आपके आज 25 के 25 सवाल। कमेंट में बताइएगा कि कितने आपने सही किए, ठीक है, कहाँ आपको कठिनाई लग रही है, ठीक है। और इसी तरह 13, 14, 15 3 क्लासेस अभी और हम लोग अच्छे से 25 क्वेश्चन वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास में मैं केवल आपसे डीआई पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, और एक क्लास में कोशिश करूंगा कि मेंसुरेशन की रख दी जाए, जिसमें आपको सारे फार्मूले और क्वेश्चन के साथ इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, एक अभी इसके बाद जो सेशन होगा वो आपके साथ 25 क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में भी रहेगा। लास्ट के 2 लेक्चर जो रहेंगे वो एक लेक्चर डीआई पे होगा और एक लेक्चर मेंसुरेशन पे होगा। ठीक है, इस तरह से हम अपने पूरे 15 लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।